निवेशकों को डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग से बचाने और शेयर बाजार में स्थिरता लाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। सेबी ने इसके लिए आज एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। सेबी ने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज को 3 से 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही एक्सचेंज से सेबी ने वीकली एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट को कम करने की भी सिफारिश की है। डिटेल्स लेते हैं, यतीन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं यतीन, क्या है ये सिफारिशें और क्या किस तरीके से अपना मकसद ये पूरा करते हुए दिखाई देती है? जी, गुड इवनिंग। और देखिए, सबसे पहले अगर हम डेरिवेटिव्स में बदलाव और जो कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच बहुत समय से वो बता रही हैं। खास करके जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसके अंदर जो ऑप्शंस ट्रेड है, यहाँ हमने भारी स्पेकुलेशन होता हुआ देखा है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। उसको किस तरीके से कम किया जाए, और जो सेबी की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हैं और कंसल्टेशन पेपर जो है सेबी ने फ्लोट कर दिया है। इसके अंदर जो वीकली और मंथली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको कम करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जो स्ट्राइक प्राइस हैं और जो स्ट्राइक इंटरवल है इसको लगभग 4% ऑफ प्रिवेलिंग इंडेक्स प्राइस रखा जाए, और जो कुल मिला के स्ट्राइक इंटरवल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरीके की सिफारिश जो है सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में दी है। इसके अलावा मार्जिन पे भी सेबी का मानना ये है कि ऑप्शन प्रीमियम जो है वो ऑप्शन बायर से अपफ्रंट कलेक्ट किया जाए, जिससे ज़्यादा मार्जिन कलेक्शन पे ट्रेडिंग कम की जा सके। कैलेंडर स्प्रेड का भी बेनिफिट एक्सपायरी वाले दिन आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और उसको रिमूव कर दिया गया है, जिसके कारण एक्सपायरी और उसके पहले वाले दिन जो है आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा अगर ये सेबी का कंसल्टेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाता है कि तो। इसके अलावा जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है फेज 1 में 15 से 20 लाख और उसके बाद 20 से 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी साइज बढ़ाने पे सेबी ने जोर दिया है, जिससे पार्टिसिपेशन छोटे निवेशकों का कम किया जाए। वीकली प्रोडक्ट्स जो है इंडेक्स पे जो स्टॉक एक्सचेंजेस लाते हैं उसको भी कम कर दिया जाए और एक सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स पे उसको लाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स हैं इस पे भी जो है सेबी ने अपनी लगाम कसी है। और आखिर में जो इंक्रीज इन नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी इसको भी 3% से इंक्रीज कर दिया जाए एक दिन एक्सपायरी के पहले, और जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को भी 5% से बढ़ाया जाए, ऐसा सेबी का कंसल्टेशन पेपर कहता है। तो मार्जिन बढ़ाने से, प्रोडक्ट कम करने से लेकर के लॉट साइज बढ़ाने तक के जो सिफारिश और कड़े कदम है वो सेबी उठाने वाली है। आपको अगर ध्यान है तो जो यूनियन बजट है यहाँ भी सरकार ने एसटीटी डेरिवेटिव्स और ऑप्शन ट्रेड पे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों को जो नुकसान हो रहा है और लगभग 100 में से 90 इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा खो रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव सेगमेंट में, उससे क्लियरली रेगुलेटर और सरकार दोनों चिंतित है, जिसके बाद एक कड़े कदम उठाए गए। आपका यतीन। और बढ़ते हैं आगे। संसद में बजट चर्चा पर अपने जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट विकसित भारत के लिए है और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने महंगाई, रोजगार और बजट में राज्यों को आवंटन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की नेगेटिव छवि बनाकर देश में विदेशी निवेश को बाधित करने की साजिश चल रही है। वेल्थ क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ घृणा का माहौल बनाया जा रहा है। Entrepreneurship itself is being made a villain, sir, which is a shame. Hard-working entrepreneurs are building this country. The conspiracy is to end India's entrepreneurship culture, even if before it fully blooms, and thereby hitting at the Indian core backbone, which is the entrepreneurship, small and medium units, and enterprise is what is building India. Negativity is being spread in society towards all those who do business, and this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir, and this is not good. Rumors are being spread
that Indian institutions cannot guarantee security to foreign investments, which is really a sad situation, sir. Strategic instability, economic instability, and political instability. Some forces are working to create this kind of an image of India, and we should all fight together that this kind of instability building people should be told a lesson. और राहुल गांधी की हलवा सेरेमनी की बात पर वित्त मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि हलवा सेरेमनी वित्त मंत्रालय के लिए बेहद भावनात्मक है, उसको इतने हल्के में लेना ठीक नहीं है। और ऊपर से हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ। और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रहे हो, हंस रहे हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर में फोड़। और लक्ष्मण राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, कैसा रहा जवाब और क्या क्या कहा वित्त मंत्री ने? देखिए, दरअसल बजट पे बहस के दौरान जितनी भी आलोचनाएं की गई, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, लेकिन उसका जवाब निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल एक वित्त मंत्री के तौर पर काफी सधे हुए तरीके से बिल्कुल तथ्यों के आधार पर दिया। सबसे ज्यादा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है बेरोजगारी के ऊपर, तो उन्होंने एक एक करके सारी आलोचनाओं को गिनाया, उसका जवाब दिया। उसमें एक था बेरोजगारी, और यहाँ पर उन्होंने पहली बार डिटेल जवाब दिया और कहा कि अगर यूपीए के शासनकाल के तुलना करें तो एनडीए के शासनकाल में बेरोजगारी घटी है, रोजगार के मौके बढ़े हैं। वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से लेकर 2023 तक 12.5 करोड़ रोजगार के नए मौका पैदा हुए हैं, जबकि यूपीए के 10 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2.9 करोड़ रोजगार के नए मौका पैदा हुए हैं। इतना ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि रोजगार के मौके काफी ज्यादा यहां पर निकल कर आए हैं। इन्होंने विपक्ष को बार बार गलत प्रचार नहीं करने की नसीहत भी दी। दूसरा महत्वपूर्ण बात महंगाई पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि यूपीए के शासनकाल में विपक्ष के जब सत्ता में थे उस समय महंगाई डबल डिजिट में था, उस डबल डिजिट को पाना मुश्किल है। हमने महंगाई पर काफी ज्यादा हद तक काबू पाया और इसमें भारत आटा जैसे पहल का यहाँ पर जिक्र किया। लगातार ये कहना कि कुछ राज्यों को विशेष आवंटन दिया गया, उस पर भी वित्त मंत्री ने करारा जवाब दिया। कहा कि जिस जिस राज्यों का आवंटन किया गया जरूरी नहीं कि हर उस राज्य को यहाँ पर नाम दिया जाए। और एक आखिर बात जो सबसे महत्वपूर्ण रही, उन्होंने दोहराया कि जो वेल्थ क्रिएटर हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको बदनाम करने की कोशिश ना की जाए, ये इन्होंने जोर दिया। और हलवा सेरेमनी को लेकर तो आपने बाइट सुनाया ही, उन्होंने काफी तथ्यों के आधार पर कहा कि हलवा सेरेमनी के दौरान ऐसा होता है कि हलवा सेरेमनी के बाद जो लोग उस प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलते हैं। उन्होंने 2 उदाहरण दिए जहां पे एक के पिता का देहांत हो गया था, एक के बेटे की दुखद मृत्यु हो गई थी। ये जानने के बावजूद वो लोग प्रिंटिंग प्रेस से तब तक नहीं निकले जब तक कि बजट पेश नहीं हो गया, क्योंकि हलवा सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। तो ये एक मुझे लगता है काफी ठोस जवाब विपक्ष को देने की कोशिश की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बजट के ऐलानों पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम और वेल्थ क्रिएटर्स का इकोनॉमी में क्या है रोल, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर इंडस्ट्री संगठन सीआईआई के साथ आज मंथन हुआ। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है, देश की इकोनॉमी 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तेज़ी से नए सेक्टर पर काम कर रहा है। कई देश हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, जबकि भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला देश है। ऐसी अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में
अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। अगर ये संकट न आते तो भारत जहां आज पहुंचा है उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होता, और ये मेरा विश्वास मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वेल्थ क्रिएटर्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री को देश के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का सशक्त माध्यम मानते हैं। पीएम मोदी ने वेल्थ क्रिएटर्स को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं, और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 100 पॉइंट चढ़कर 81,455 पर, निफ्टी 21 पॉइंट चढ़कर 24,857 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। एनर्जी, पीएससी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं एफएमसीजी, फार्मा, आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और अब देखते हैं ओलंपिक की खबरें। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर ने 2 दिन पहले 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीता था। इसके साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं मनु भाकर। हरियाणा के मनु भाकर ने पेरिस में 2 पदक अब तक राष्ट्र के नाम कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरबजोत सिंह से फोन पर बात की और शानदार खेल के लिए बधाई दी। बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया, हाँ जी। और आपकी मेहनत रंग लाई है। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर के गांव गोरिया गांव की है। आज मनु के पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर इतिहास रचने के बाद मनु के गांव में जश्न का माहौल है। गांव में खुशियों की होली मनाई जा रही है। मनु की दादी भी झूमती हुई नजर आई। वो सच में मेरे लिए बड़ी विशेष मेरी पुत्री है वो, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्पेशल भगवान ने मुझे दी है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी। वो स्पेशल ही करा उसने भारत के लिए। और ये कह रहे थे कि मैच नहीं देखते हैं आप जब वो मैच खेल रही मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने आप इन सभी को भी बताया कि जो शूटिंग का जो मैच होता है ना, वो एकाग्रता का होता है। जब तक माँ बाप अपनी एकाग्रता को नहीं बना के रखेंगे, वो हमारी आत्मा जो होती है बच्चों के साथ मिली हुई होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बच्चे के साथ में होता है। तो मैं यदि एकाग्र रहूंगी तो मेरी बेटी उस पर अच्छा फोकस कर पाएगी। ये मैं 2018 से मानती आ रही हूँ। 2018 से मैंने माना है इस चीज़ को, और आगे भी मैं मानती चलूंगी। मैं मैच नहीं देखूंगी, मैं प्रेयर करूंगी भगवान से बस। और अब आपको दिखाते हैं ओलंपिक में इस वक्त किस टीम की क्या पोजीशन है। नंबर 1 पर जापान है
और नंबर 2 पर फ्रांस है। जापान के 12 और फ्रांस के 16 मेडल हैं, लेकिन जापान के गोल्ड मेडल्स ज़्यादा हैं। चीन तीसरे नंबर पर 12 पदक के साथ, ऑस्ट्रेलिया 9 नंबर पर, कमोबेश कल की जैसी स्थिति है। और भारत कल से और थोड़े नीचे आ गया है अगर आप अंक तालिका में देखें, लेकिन मेडल एक बढ़ा आज भारत का, तो 2 मेडल के साथ भारत आज 27वें नंबर पर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। लगातार बारिश के चलते पूरे देश में सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। पिछले 1 महीने में 30 से 50% तक महंगी हो चुकी है सब्जियां। आखिर कब तक सस्ती होगी सब्जी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सब्जियों के दाम अभी आसमान को छू रहे हैं। यहाँ एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, ये टमाटर है, कुछ दिन पहले इनके दाम सिर्फ 60 रुपया प्रति किलो थे, लेकिन अब 100 रुपये हो गए। 2 दिन पहले 120 रुपये थे। वहाँ से आगे चले तो ये देखिए धनिया, हर सब्जी में धनिया का इस्तेमाल तो होता ही है। अभी मेरे सामने देखो ग्राहक है, वो धनिया ले रहा है। इसका दाम है 160 रुपया प्रति किलो। हर सब्जी में ये पड़ता है, लेकिन दाम देखो कितने ऊपर है। ये अदरक देखिए, अदरक है वो 120 रुपये प्रति किलो है, जहां उनका दाम था सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया प्रति किलो कुछ दिन पहले, यानी कि 1-2 सप्ताह पहले। तो दाम आज 120-125 जितने हो गए हैं। ये हरी मिर्च जो कि हर सब्जी में, दाल में इस्तेमाल होती ही होती है, इनके दाम भी अगर 250 ग्राम आप लेते हैं तो 40 रुपया, अगर 1 किलो एक साथ लेते हैं तो इस हरी मिर्च के दाम है वो 150 रुपये, 125 से 150 के बीच में है। लेकिन लोग थोड़े थोड़े ही लेते हैं, लेकिन दाम देखिए कितने ज़्यादा है। इसके अलावा जितनी भी आप यहाँ पर नींबू है या तो और जितनी हरी सब्जी है, उनके दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 30 से 50% दाम बढ़ गए हैं। आइए दुकानदार से जानते हैं, जो कि रिटेलर है, कि ये दाम कब कंट्रोल में आएंगे। अच्छा भाई साहब बताइए, ये कब तक दाम कम होने का आसार है? ये आएगा 10-15 दिन में कम हो जाएगा भाव अटवाड़ी 2 हफ्ते में। अभी दाम बढ़े हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? बरसात के हिसाब से पानी माल नहीं आता, आगे से गाड़ियों के तकलीफ बहुत है। तो हम कह सकते हैं कि अभी सप्लाई कम है और हर बारिश में यही आलम होता है। लोग या तो अपना बजट एडजस्ट कर लेते हैं या तो फिर महंगी सब्जी खाने के लिए मजबूर होते हैं। अगले 15 दिन तक अभी ऐसे ही दाम रहने वाले हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपका घर बन सकता है सिनेमा हॉल। वीयू टेक्नोलॉजीज ने दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड साउंड बार टीवी लॉन्च किया है। ये टीवी 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच में उपलब्ध है। अगर कीमत की बात करें तो 43 इंच की कीमत 30,999 रुपये है और 50 इंच की टीवी की कीमत 35,999, 55 इंच 41,999 और 65 इंच की टीवी की कीमत 58,999 रुपये है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता शिप्रा राणा ने कंपनी की चेयरपर्सन और CEO देविता सर्राफ से इस लॉन्च के बारे में खास बातचीत की। लॉन्चेस की आप बात कर रहे हो, अपने लेटेस्ट लॉन्च के बारे में दर्शकों को बताओ और उन्हें सरप्राइज करो, जिस तरह से आपने सबको सरप्राइज कर दिया अपने लेटेस्ट लॉन्च के साथ। लेटेस्ट लॉन्च सब लोग चौंक गए। exactly. सवाल आ गए हैं भगवान, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। जेन्युइनली कहूँगी कि हम बहुत खुश हैं दर्शकों के फीडबैक सुन के, हमारे यहाँ पर गेस्ट की फीडबैक सुनकर। तो हमने 18 महीने की R&D लगाकर एक व्यू वाइब टीवी बनाई है, जो दुनिया की पहली टीवी है जिसमें एक इंटीग्रेटेड साउंड बार और वॉइस क्लैरिटी। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमने की है इज़ एक्चुअली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। इट इज़ नॉट कि बस ऐसे साउंड बार हमने चिटका दिया है। अगर हम स्क्रीन के इंचेस की बात करें तो हम कहते हैं कि सबसे बड़े इंच वाले टीवी पर ही आपको ये इंटीग्रेटेड साउंड बार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने जितने भी इंचेस के स्क्रीन बताए हैं उन सब में सब में है 43, 50, 55, 65 एंड ऑल प्राइसेस आर अफोर्डेबल। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा टीवी है, बट ऐसा लोगों को बताना जरूरी है। इसका टीवी है और उस पर अगर आप साउंड बार खरीदने जाएंगे मार्केट में 4,000-5,000 का तो फटका लगना ही है। या एग्जैक्टली दैट इमेजिन दैट वो कॉस्ट भी इंक्लूड करके 31,000 जो हम लॉन्च कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन अमेजोन पर और दुकानों में भी मिलेगा। इस अगस्त लॉन्च हो रहा है। आई थिंक इज अ वेरी हॉट प्रोडक्ट।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।